Hello friends, welcome back to Computer Science Exam Correct channel. So in this video we are going to do some practice questions based on dependency preserving. In the last video we have already covered the basic concept of dependency preserving. So in the continuation of the series we will do some practice questions based on dependency preserving. So let's start. Yes students, this is our first question. We have one relation R and these are some functional dependencies. Fine. And this is decomposition of relation R. R relation is divided into two parts, R1 and R2. Our main task is to check whether this decomposition is डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग और नॉट. सबसे पहले मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि लेट्स से वी हैव रिलेशन R1. ठीक है, R1 रिलेशन में हमारे पास कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हैं, B, C, D. ठीक है, और R2 रिलेशन में वी हैव टू एट्रीब्यूट्स A एंड D. फाइन. अब सबसे फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा कि जितने भी रिलेशन में एट्रीब्यूट्स हैं उन सबका आपको क्लोजर लेना होगा. ठीक है, अगर कोई डायरेक्ट फंक्शनल डिपेंडेंसी आपको ओरिजिनल आर में मिलती है तो आप उसे लिखेंगे, अदरवाइज आपको सभी जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं सबका क्लोजर निकालना होगा. फाइन. तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कोई डायरेक्ट डिपेंडेंसी है. ए बी टू सी डी नहीं, क्योंकि ए हमारे पास इस रिलेशन में है ही नहीं. डी टू ए एक फंक्शनल डिपेंडेंसी है बट वी डोंट हैव ए, सो वी कांट कंसीडर दीज टू फंक्शनल डिपेंडेंसी इन रिलेशन R1. फाइन. अब हमें क्या करना, हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा कि जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं हमारे पास B, C और D, ठीक है, सबका सबसे पहले क्या करेंगे, इंडिविजुअल क्लोजर लेंगे. ठीक है, उसके बाद जो कॉम्बिनेशन से बनता है BC, CD और BD, ठीक है, आई थिंक यही कॉम्बिनेशन बनेंगे. अब सबका क्लोजर लेंगे. क्लोजर निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि जो जिस एट्रीब्यूट का आपको क्लोजर निकालना है, ठीक है, उस एट्रीब्यूट का क्या करेंगे, जो लेफ्ट हैंड साइड में है सबसे पहले उसे राइट हैंड साइड में लिखेंगे. ठीक है, ठीक है, हमारे यहाँ पर B है तो आप उसे राइट हैंड साइड में B लिखेंगे. उसके बाद B से कोई डायरेक्ट फंक्शनल डिपेंडेंसी आपकी अगर ओरिजिनल रिलेशन R में है तो आप लिखेंगे, अदरवाइज नहीं लिखेंगे. तो यहाँ पर कोई डिपेंडेंसी B से नहीं है डायरेक्ट, तो आप इसे इग्नोर करेंगे. फाइन. अब C के केस में देख लेते हैं. जो लेफ्ट हैंड साइड में एट्रीब्यूट है वो राइट साइड में एक बार रिपीट होगा ही होगा. उसके बाद चेक करेंगे C से कोई डायरेक्ट फंक्शनल डिपेंडेंसी नहीं है. अब क्या करेंगे, D से निकालेंगे. ठीक है, अब D से जो है आपकी फंक्शनल डिपेंडेंसी एक मिलती है आपको D टू A. ठीक है, फॉर द टाइम बिंग मैं अब A लिख लेती हूँ, फिर बताती हूँ नेक्स्ट स्टेप में A के साथ हमें क्या करना है. ठीक है, अब B और C से कोई डायरेक्ट फंक्शनल डिपेंडेंसी नहीं है, इसलिए हम इसे भी इग्नोर करेंगे. C और D और फिर D से एक फंक्शनल डिपेंडेंसी आपको मिलती है D टू A. ठीक है, इस तरीके से CD का क्लोजर हो जाएगा. अब क्या करेंगे, B और D, और आप देखो B, D से क्या मिला आपको, A. ठीक है, अब आपके पास दो एट्रीब्यूट्स आ गए हैं A और B. अब इन A और B की हेल्प से आपको क्या मिल रहा है, C और D. D ऑलरेडी है इसलिए आप किसे इंक्लूड करेंगे, C को. ठीक है, ये समझ आ गया आपको. एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ. देखिए हमने इसमें क्या किया है, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास BD था, राइट हैंड साइड में पहले तो हमने एज इट इज इसको लिखा. उसके बाद D से डायरेक्ट फंक्शनल डिपेंडेंसी आपको अपने ओरिजिनल R में मिल रही है तो आपने उसको यहां लिख दिया. फाइन. अब आपके पास क्या हुआ, A और B दो एट्रीब्यूट्स हो गए. ठीक है, आप क्या नोटिस कर रहे हैं, A और B से आपके पास एक डायरेक्ट फंक्शनल डिपेंडेंसी है, दैट इज AB टू CD. तो अब आप क्या इंक्लूड करेंगे इसमें, C. D आपके पास ऑलरेडी है तो आपको सिर्फ C ही इंक्लूड करना. ठीक है, तो ये तो स्टूडेंट्स था रिलेशन R1 का. ठीक है, कि जितने एट्रीब्यूट्स थे आपने उनका इंडिविजुअल और कंबाइन करके उनका सबका क्लोजर ले लिया. ठीक है, अब बात है आपके पास AD की. देखिए A का क्लोजर लेंगे, D का क्लोजर लेंगे और फिर A और D का कंबाइन क्लोजर लेंगे. यही करना है. ठीक है, आप देखिए A से कोई डायरेक्ट फंक्शनल डिपेंडेंसी नहीं है तो A ही लिखेंगे सिर्फ. D से कोई डायरेक्ट फंक्शनल डिपेंडेंसी हाँ है, D टू A है आपके पास, एक D लिखेंगे फिर A लिखेंगे. फाइन. अब आपके पास AD है. ठीक है, AD आपने लिखा
डी से एक फंक्शनल डिपेंडेंसी ए मिली आपको, जो ऑलरेडी आपके पास इसमें राइट हैंड साइड में है, ठीक है। तो आपको दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आपके पास तीन जो है क्लोजर आ गए हैं, ए क्लोजर, डी क्लोजर और ए डी क्लोजर, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हमारा फर्स्ट स्टेप क्या था कि हमने क्या किया, रिलेशन R1 और रिलेशन R2 में जितने भी एट्रीब्यूट्स थे उनका इंडिविजुअल और फिर कंबाइन करके हमने उनका क्लोजर ले लिया, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अब हमें चेक करना है, देखिए जैसे अब हम बी की बात करते हैं, बी का क्लोजर लिया, बी आ गया हमारे पास रिलेशन R1 में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सी ऑलरेडी हमारे पास है। अब बात आती है डी की, डी का जब आपने क्लोजर लिया तो आपके पास डी और ए, ठीक है, एक ए जो है नया एट्रीब्यूट आया जो आपका रिलेशन R1 में नहीं है, इसीलिए आप इसको क्रॉस करेंगे, ठीक है। फंक्शनल डिपेंडेंसी राइट है, लेकिन आपके पास एट्रीब्यूट रिलेशन में नहीं है तो आप इसे इंक्लूड नहीं कर सकते, ठीक है। सिमिलरली बी सी, ठीक है, सी डी सेम है, ए को इग्नोर करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि ए आपके रिलेशन R1 में नहीं है। आप देखिए स्टूडेंट्स, बी डी का जब आपने क्लोजर लिया, आपके पास बी आपके पास है रिलेशन में, सी आपके पास है, डी आपके पास है, ए आपके पास रिलेशन में नहीं है, इसलिए आपने इसने ए को इग्नोर कर दिया, ठीक है। सिमिलरली चेक कर लेते हैं R2 को, R2 में ए भी ओके है, डी और ए भी है, क्योंकि आपके पास ए और डी दोनों ही एट्रीब्यूट आपके ओरिजिनल R2 में है। सिमिलरली जब ए डी का क्लोजर लेते हैं तो ए और डी, ठीक है। इतना समझ आया। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, अब हमारे पास जो फंक्शनल डिपेंडेंसीज हैं, क्या फंक्शनल डिपेंडेंसी आई आपके पास, आई थिंक अगर आप बी क्लोजर बी लिखते हैं कोई फंक्शनल डिपेंडेंसी नहीं है, सी क्लोजर सी लिखते हैं कोई फंक्शनल डिपेंडेंसी नहीं है। हाँ, एक आप ये लिख सकते थे यहां पर डी से ए, लेकिन आप इसे इग्नोर करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि ये आपके इस रिलेशन में नहीं है, ठीक है। तो यहां से कोई आपको डायरेक्ट फंक्शनल डिपेंडेंसी ऐसे नहीं दिख रही है। अब हम बात करते हैं R2 की। R2 में जो फंक्शनल डिपेंडेंसी आपको मिल रही है वो मिल रही है D to A, ठीक है। अब आपके पास फंक्शनल डिपेंडेंसी आती है D to A, फाइन। अब आपको चेक करना है कि ओरिजिनल रिलेशन R में कौन कौन सी फंक्शनल डिपेंडेंसीज थी। आपके पास AB to CD थी और D to A थी, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, D to A फंक्शनल डिपेंडेंसी आपको मिल रही है डिकम्पोजिशन से, रिलेशन R2 से, लेकिन AB to CD आपको कोई भी फंक्शनल डिपेंडेंसी नहीं मिल रही है किसी भी रिलेशन में, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, सिर्फ ये डिकम्पोजिशन जो है एक ही फंक्शनल डिपेंडेंसी को प्रिजर्व करके रख रहा है, दूसरी फंक्शनल डिपेंडेंसी को ये लूज कर रहा है, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे इसे, दिस डिकम्पोजिशन इज नॉट डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग, नो डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स एक शॉर्टकट मेथड भी कह सकते हैं कि जब आपको डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग चेक करनी है तो आप कैसे करेंगे, ठीक है। एक बार और नेक्स्ट एग्जांपल कर लेते हैं जिससे आपको और भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। आपके पास रिलेशन है R, इन दिस रिलेशन वी हैव 6 एट्रीब्यूट A B C D E और G, फाइन, एंड दीज आर सम फंक्शनल डिपेंडेंसीज, ठीक है। एंड दिस इज डिकम्पोजिशन ऑफ रिलेशन R। 3 रिलेशंस में हमने इसको डिकम्पोज किया है। तो अब हम वही मेथड अप्लाई करेंगे जिसे हमने प्रीवियस एग्जांपल में किया है। R1 ABC, R2 ACD, पहले हम 2 रिलेशन ही लिख लेते हैं यहां पर, ठीक है। अब देखिए R1 ABC, अब देखिए स्टूडेंट्स AB, अब आपको फंक्शनल डिपेंडेंसी चेक करनी है अपने ओरिजिनल जो आपका सेट है फंक्शनल डिपेंडेंसी का, उसमें ए बी से कोई डायरेक्ट फंक्शनल डिपेंडेंसी मिल रही है आपको, हाँ, ए बी टू सी मिल रही है, ठीक है। इसमें भी मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले जो डायरेक्ट फंक्शनल डिपेंडेंसी मिलेंगी आपको ओरिजिनल R में वो लिखनी है, उसके बाद आपको क्लोजर निकालना है। इसमें ऐसा कुछ नहीं था, इसलिए हमने क्लोजर निकालना शुरू कर दिया था। अब हम इसमें क्या करेंगे, पहले तो हम चेक करेंगे कि कोई फंक्शनल डिपेंडेंसी हमें मिल जाए जो हमारे ओरिजिनल R में भी हो और जो डिकम्पोजिशन किया है R1 R2 R3 किसी में भी मिल जाए, ठीक है। तो इसके लिए हमने क्या किया, A B to C हम लिखेंगे,
ठीक है। ए सी टू बी भी लिख सकती हूँ, हाँ लिख सकती हूँ, क्योंकि इसके अंदर 3 एट्रीब्यूट यूज हो रहे हैं, ए सी टू बी। हमारे पास ऑलरेडी ए बी सी 3 एट्रीब्यूट रिलेशन में है। ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, ए डी टू ई, इसे मैं R1 में नहीं लिख सकती। क्यों नहीं लिख सकती? क्योंकि मेरे पास डी और ई एट्रीब्यूट्स नहीं है। ठीक है। आप देखिए बी टू डी भी नहीं लिख सकती, हाँ बी सी टू ए ये मैं R1 में लिख सकती हूँ। क्यों? क्योंकि तीनों एट्रीब्यूट्स मेरे पास रिलेशन में है। ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब आपके पास क्या है, ए बी, ए सी और बी सी, सबकी जो फंक्शनल डिपेंडेंसी डायरेक्ट आपके ओरिजिनल आर में थी, आपको यहां भी मिल गई है। ठीक है। अब एक बार आप क्या कर सकते हैं, क्लोजर वाला मेथड यूज करेंगे हम। ठीक है। देखिए कॉम्बिनेशन से तो हमें मिल ही गई, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। अगर इंडिविजुअल किसी से मिल जाती है तो हम चेक कर लेते हैं। ए से क्या है, सिर्फ ए ही मिलेगा। देखो कोई भी डायरेक्ट फंक्शनल डिपेंडेंसी नहीं मिल रही है आपको। ठीक है। अब बी से बी, अब बी से एक डायरेक्ट एक फंक्शनल डिपेंडेंसी मिल रही है आपको, बी से डी। ठीक है। अब क्या होगा, बी से डी अगर आपको एक फंक्शनल डिपेंडेंसी यहां मिल गई तो डी को आप इंक्लूड करेंगे या एक्सक्लूड करेंगे? एक्सक्लूड करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि जो डी एट्रीब्यूट है आपके रिलेशन R1 में नहीं है। ठीक है। इसलिए आपको इसको इग्नोर करना पड़ेगा। अब देखिए, तो आपके पास जो ये फंक्शनल डिपेंडेंसी आ रही है यहां से बी से डी, इसे आप यहां इंक्लूड नहीं कर सकते। ठीक है। आप देखिए सी क्लोजर, सी का जब क्लोजर लेंगे तो सिर्फ सी आएगा आई थिंक, हाँ। ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स था आपके पास R1 का। अब R2 के लिए चेक कर लेते हैं। R2 में आपके पास है एट्रीब्यूट्स 4, A C D E। ठीक है। आप देखिए ये वाली फंक्शन डिपेंडेंसी नहीं लिख पाऊंगी मैं, ऑलरेडी हमारा R1 में कवर हो गई। ये R1 कवर कर रहा है, ये भी R1 कवर कर रहा है हमारा, और ये भी R1। ठीक है। अब चेक करते हैं AD to E, लिख सकती हूँ? बिल्कुल लिख सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास तीनों एट्रीब्यूट R2 में है। ठीक है। इसे मैं R2 में लिखूंगी। अब देखिए B to D, इस फंक्शन डिपेंडेंसी को मैं नहीं लिख सकती इधर। ठीक है। क्यों नहीं लिख सकती? क्योंकि मेरे पास B है ही नहीं। अब देखिए E to G, E to G भी मैं यहां नहीं लिख पाऊंगी। क्यों? क्योंकि मेरे पास G जो है एट्रीब्यूट रिलेशन R2 में नहीं है। ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपको एक डायरेक्ट जो फंक्शनल डिपेंडेंसी आपके ओरिजिनल R में थी वो सिंगल एक ही मिली है, AD to E। अब आपको क्या करना है, आपको AC का वो क्लोजर निकालना है, CD का क्लोजर निकालेंगे, DE का क्लोजर निकालेंगे। ठीक है। और आई थिंक AD का क्लोजर निकालने की जरूरत है, क्योंकि आपके पास फंक्शन डिपेंडेंसी आ चुकी है। आप करेंगे AE का क्लोजर। ठीक है। आई थिंक इतनी कॉम्बिनेशंस बनते हैं, AC, CD, DE और AE। ठीक है। अब AC से कोई डायरेक्ट फंक्शन डिपेंडेंसी आपको मिल रही है, AC टू B मिल रही है। ठीक है। अब आपके पास क्या हुआ, A, C और B 3 एट्रीब्यूट्स आपके पास आ गए हैं। अब उनसे कोई डायरेक्ट फंक्शन डिपेंडेंसी मिल रही है आपको? हाँ जी, B से हमें मिल रही है एक फंक्शन डिपेंडेंसी जो B टू D है। ठीक है। अभी फॉर द टाइम बिंग सिर्फ लिख लो आप इसे। ठीक है। आप देखिए B C से क्या मिल रहा है, A ऑलरेडी है हमारे पास। अब कोई नया एट्रीब्यूट आपको नहीं मिल रहा। ठीक है। अब सिमिलरली CD का निकालेंगे क्लोजर। CD का जब क्लोजर निकालते हैं तो CD, अब CD से कोई फंक्शनल डिपेंडेंसी चेक करो, कोई नहीं लग रही मुझे, नहीं मुझे कोई नजर नहीं आ रही है। ठीक है। ना ही हमारे पास C से है, ना ही हमारे पास D से है इंडिविजुअल कोई भी फंक्शनल डिपेंडेंसी जो कि हम इसमें इंक्लूड कर सके। ठीक है। अब देखिए हमारे पास है DE। DE तो मैंने लिख दिया यहां पर। अब E से एक फंक्शनल डिपेंडेंसी मुझे मिल रही है, E टू G। फाइन। अब AE की बात कर लेते हैं। AE तो है मेरे पास, E से फिर क्या मिला मुझे, G मिला। ठीक है। तो इस तरीके से क्या क्या मैंने कॉम्बिनेशन में निकाल लिया। अब आप अगर चाहते हैं तो दोबारा से आप A क्लोजर, C क्लोजर, D क्लोजर और E क्लोजर निकाल सकते हैं। ठीक है। अब देखिए A क्लोजर से A मिलेगा जो कि हम R1 में भी कर चुके हैं चेक। C से C मिलेगा, D से आपको D मिल जाएगा, है ना।
और ई से आपको ई मिलेगा और जी मिलेगा। तो ये था स्टूडेंट्स R2 का। आपने क्या किया, डायरेक्ट फंक्शनल डिपेंडेंसीज को चेक किया और उसके बाद क्या किया आपने, कॉम्बिनेशन करके उनके क्लोजर निकाले। अब हमें ये चेक करना है कि कौन सा एट्रीब्यूट आपको रखना है पर्टिकुलर रिलेशन में और कौन सा एट्रीब्यूट नहीं रखना। अब हम सॉरी पहले एक बार हम R3 के लिए भी चेक कर लेते हैं, इकट्ठा ही कर लेंगे सबके लिए, ठीक है। AD2G, ठीक है। अब देखिए आपको डायरेक्ट फंक्शनल डिपेंडेंसी आपको मिल रही है AD2G नहीं, तो क्या करेंगे हम इसके लिए, हम क्या करेंगे, A का क्लोजर ले लेते हैं, D का क्लोजर ले लेते हैं, G का क्लोजर, AD का क्लोजर, ठीक है, DG का क्लोजर और AG का क्लोजर। जितने मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशंस थे वो मैंने यहाँ पर लिख दिए, ठीक है। अब A से सिर्फ A ही मिलने वाला है आपको, D से आपको D मिल जाएगा, ठीक है। G से आपको कुछ भी नहीं मिलेगा क्योंकि G से कोई फंक्शनल डिपेंडेंसी आपके पास है ही नहीं, ठीक है, सिर्फ G ही रह जाएगा। AD से एक फंक्शनल डिपेंडेंसी आपको मिल रही है AD to E, ठीक है। तो पहले हम लिख लेते हैं इसे। अब E इंक्लूड हो गया, E से क्या मिल रहा है आपको, G मिल रहा है, ठीक है, ये भी हम लिख लेंगे यहाँ पर। अब देखिए स्टूडेंट्स DG आ गया, D और G से कोई डायरेक्ट फंक्शन डिपेंडेंसी हमें नजर नहीं आ रही है तो सिर्फ हम यहाँ DG लिखेंगे और सिमिलरली यहाँ पर हम AG ही लिखेंगे। फाइन। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि अब हमें चेक करना है कि कौन सा एट्रीब्यूट आपको पर्टिकुलर रिलेशन में रखना है और कौन सा नहीं रखना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम बात कर रहे थे B की, B क्लोजर में B और D एट्रीब्यूट्स आए थे आपके पास, D आपके पास ओरिजिनल R1 में नहीं था इसलिए हमने इसको इग्नोर कर दिया था, ठीक है। अब देखिए यहां पर देखते हैं ACD में, अब हमारे पास AB है, CB है, DB है, B नहीं है, ठीक है। सिमिलरली CD से कोई नई फंक्शनल डिपेंडेंसी आई नहीं रही हमारे पास, यहां से हम G को इग्नोर करेंगे, G आपके पास नहीं है। सिमिलरली यहां से भी G को इग्नोर करेंगे, यहां से भी हम G को इग्नोर करेंगे, ठीक है। अब देखिए R3 में क्या है, ADG ये सब ओके है, यहां से E को इग्नोर करना पड़ेगा आपको बस, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स आपके पास कौन सी ऐसी फंक्शनल डिपेंडेंसी, अब पहले एक बार साइड में लिख लेते हैं कौन कौन सी फंक्शनल डिपेंडेंसीज हमारे पास मिल रही है। AB to C मिल रही है, BC सॉरी ये वाली लिखना चाह रही थी मैं पहले, AC to B मिल रही है, BC to A मिल रही है, AD to E है हमारे पास, ठीक है। और कोई फंक्शनल डिपेंडेंसी B से D आप यहां पर इंक्लूड नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। E से G यहां इंक्लूड नहीं कर पा रहे क्योंकि G आपके पास नहीं है, यहां से आपके पास AD है और यहां से आप E को इंक्लूड नहीं कर पा रहे हैं, तो आपके पास ये C था, ठीक है। अब आपके पास 4 फंक्शनल डिपेंडेंसीज ऐसी हैं जो आपको R1, R2 और R3 से मिल रही है। स्टिल आपके पास 2 फंक्शनल डिपेंडेंसीज ये और ये नहीं है, ठीक है। इसलिए हम क्या कहेंगे इस डिकम्पोजिशन को, दिस डिकम्पोजिशन इज नॉट डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग, ठीक है। तो ये स्टेप्स थे कुछ आपको चेक करने के लिए कि ये डिकम्पोजिशन आपका डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग है या नहीं है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, लास्ट एग्जांपल थोड़ा डिफरेंट एग्जांपल है इससे, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स ये है हमारे पास रिलेशन R, इस रिलेशन में हमारे पास 4 एट्रीब्यूट्स हैं, A to B, B to C, C to D और D to B, और रिलेशन है आपके पास 3। R1 में क्या क्या हमारे पास AB, R2 में क्या क्या हमारे पास BC और R3 में हमारे पास है B और D, यही एट्रीब्यूट्स हैं। अब देखिए डायरेक्ट फंक्शनल डिपेंडेंसी चेक कर लेते हैं, A से B यहां मिल जाएगी, B से C यहां मिल जाएगी और यहां पर D से B एक फंक्शनल डिपेंडेंसी आपको मिल रही है, ठीक है। अब हम पहले तो मैंने सिर्फ डायरेक्ट फंक्शनल डिपेंडेंसीज लिखी है, ठीक है। अब बात करते हैं हम क्लोजर की। क्लोजर निकालने के बाद देखो, क्योंकि क्लोजर निकालने की जरूरत क्यों पड़ रही है, क्योंकि कुछ ऐसी फंक्शनल डिपेंडेंसीज हैं
जो कोई भी रिलेशन कवर नहीं कर रहा। ठीक है, तो जब मैं आपको डेफिनेशन करा रही थी डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग की, तो वहां पर मैं लिख रही थी F1 यूनियन F2 क्लोजर इक्वल टू F क्लोजर। ठीक है, उसका मीनिंग मैंने आपको बताया था कि कुछ ऐसी फंक्शनल डिपेंडेंसीज आप डिराइव करेंगे, ठीक है, जो आपकी ओरिजिनल आर में नहीं होंगी। ठीक है, और डिराइव करने के लिए आपको क्लोजर निकालने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अब देखिए आपके पास ए टू बी ये फंक्शनल डिपेंडेंसी यहां मिल गई और यहां पर R2 में मिल गया। अब एक चीज देखेंगे आप, ए का जब आप क्लोजर निकालते हैं और बी का जब क्लोजर निकालते हैं, ए से क्या मिल रहा है, ए से बी, बी से सी, सी से डी। ठीक है, और यहां पर बी, बी से आप कहां जा रहे हैं, सी, सी से डी। ठीक है, सिमिलरली यहां पर जब आप बी का क्लोजर निकाल रहे हैं तो आपको मिल रहा है बी सी डी, और जब सी का क्लोजर निकाल रहे हैं तो मिला सी डी एंड बी। ठीक है, सिमिलरली बी का क्लोजर निकालने से क्या मिल रहा है हमें, बी सी डी, और डी का क्लोजर निकालने से हमें मिल रहा है यहां पर डी, और डी से हमारे पास एक फंक्शनल डिपेंडेंसी है बी। ठीक है, इतना हो गया। अब हमें चेक करना है कि कौन सा एट्रीब्यूट आपका रिलेशन में एग्जिस्ट करता है और कौन सा नहीं करता। अब देखिए यहां पर आपके पास सी और डी, मार्कर का कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपकी क्लैरिटी थोड़ी सी और ज्यादा बढ़ जाए। तो सी और डी को मैंने यहां से इग्नोर कर दिया। ठीक है, यहां से देखिए बी आपके पास ऑलरेडी है, सी और डी आपके पास रिलेशन में नहीं है। ठीक है, सिमिलरली बी के क्लोजर की जब आप बात करते हैं, बी सी डी आ गया आपके पास। सी क्लोजर की बात करते हैं तो देखिए स्टूडेंट्स, यहां से मुझे डी को इग्नोर करना पड़ेगा, यहां से मुझे अगेन डी को इग्नोर करना पड़ेगा, और यहां पर मुझे सी को इग्नोर करना पड़ेगा। इतनी बात समझ आई। अब देखिए कहीं ना कहीं आपको ऐसा नहीं लग रहा कि कहीं मैं ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है हमारे ओरिजिनल आर में। देखिए कैसे, देखो ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी और डी टू बी। ठीक है, हाँ तो स्टूडेंट्स ये कुछ फंक्शनल डिपेंडेंसीज मैंने लिखी है यहाँ पर, ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी और डी टू बी। ठीक है, कहीं ना कहीं आप नोटिस कर रहे होंगे कि यहाँ पर कुछ ऐसा है, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी का केस बन रहा है वहां पर। अगर मैं यहाँ पर देखूं ए से बी, बी से सी, बी से डी जा रही हूँ, तो ए टू डी भी एक फंक्शनल डिपेंडेंसी बन गई मेरे पास। ठीक है, मार्कर चेंज करना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास ए टू डी, ठीक है, लिख सकते हो, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी की बात है भाई। यहाँ पर बी से सी है, यहाँ पर बी से डी है, तो बी से डी एक फंक्शनल डिपेंडेंसी एक और मिल गई आपको। सिमिलरली सी टू बी भी एक फंक्शनल डिपेंडेंसी आपको मिल रही है। तो कहने का मीनिंग क्या हुआ कि जो आपके पास फंक्शनल डिपेंडेंसी सी टू डी है वो आप डिराइव कर सकते हैं इजीली। जब आप ए से डी लिख रहे हैं तो इसमें सारी फंक्शनल डिपेंडेंसीज आ जाती हैं। देखो ध्यान से कि थोड़ा सा ट्विस्ट है यहाँ पर, ए से डी अगर मैं लिखती हूँ तो क्या सी टू डी फंक्शनल डिपेंडेंसी कवर हो पा रही है? हाँ हो पा रही है, क्योंकि यहाँ पे ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है। जब ए से बी जा सकते हैं, बी से सी जा सकते हैं, सी से डी जा रहे, तो क्या डायरेक्ट हम ए से डी नहीं जा सकते? हाँ जा सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से जो आपकी सी टू डी फंक्शनल डिपेंडेंसी है वो भी कवर हो जाएगी। तो कहने का मीनिंग क्या हुआ कि जितनी भी फंक्शनल डिपेंडेंसीज थी यहाँ पर, ए टू बी, बी टू सी टू डी और डी टू बी, सारी की सारी फंक्शनल डिपेंडेंसीज हमारी कवर हो रही है इन रिलेशन से। तो हम इसे कहेंगे दिस डिकम्पोजिशन इज डिपेंडेंसी प्रिजर्व। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये कुछ एग्जांपल्स थे जिनमें आपको चेक करना है कि पर्टिकुलर जो डिकम्पोजिशन है वो डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग है या नहीं है। काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, पहले आपको लॉसलेस जॉइंट डिकम्पोजिशन चेक करने को बोला जाएगा, उसके बाद डिपेंडेंसी प्रिजर्व चेक करने को बोला जाता है। मोस्टली एग्जाम्स में कंबाइन ही पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको इस तरीके से अप्लाई करना है। और जहां पर आपको इस टाइप का केस नजर आता है, ट्रांजिटिव का केस आता है, तो वहां पर मोस्ट ऑफ द केसेस में डिपेंडेंसी प्रिजर्व होगी। क्यों होगी? क्योंकि हम एक एट्रीब्यूट से दूसरे एट्रीब्यूट पर पहुंच रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, उसमें हम लगभग
सभी एट्रीब्यूट से पूरे के पूरे रिलेशन में जितने भी एट्रीब्यूट्स है उनको ट्रेवर्स कर लेते हैं इजीली। ठीक है, और कुछ ऐसे होंगे डिकम्पोजिशन जिनमें आपको एट्रीब्यूट्स नहीं मिलेंगे, उसमें आपको वन बाय वन चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स कुछ एग्जांपल्स थे, इनको ध्यान से कीजिएगा, कुछ और प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि आपको डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग का जो कॉन्सेप्ट है अच्छे से क्लियर हो जाए। तो आज के लिए इतना ही, आगे मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। हाँ स्टूडेंट्स, एक चीज और डिस्कस करना चाहूंगी, मैं एक टेलीग्राम पर अपना चैनल बना चुकी हूँ और इस वीडियो के साथ ही मैं उसका लिंक आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। और अगर आपको कोई कमेंट करना है, अगर आपकी कोई क्वेरी है, तो प्लीज आप मुझे क्वेरी दीजिए टेलीग्राम चैनल पे, मैं आपकी क्वेरीज को रिजॉल्व करूंगी। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू वेरी मच।